नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को एससी की डेडलाइन मिल गई है। गुरुवार 5 बजे तक सारी जानकारी देगा एसबीआई। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा भी देना होगा। चुनाव आयोग को वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से लगातार कोई राहत नहीं बख्शी जा रही है। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख एसबीआई की तरफ लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया है कि एसबीआई कोई भी जानकारी ना छुपाए। एसबीआई को सब कुछ सार्वजनिक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा। चुनाव आयोग को वेबसाइट पर सारी जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले में एसबीआई पर कोई भी रहम खाने को सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं दिख रहा है। लगातार जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देशित किया है कि कोई भी जानकारी एसबीआई ना छुपाए। सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के उन्हें सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन। गुरुवार 5 बजे तक सारी जानकारी देगा एसबीआई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को राहत नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर चुनाव आयोग को वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को एससी की डेडलाइन। गुरुवार 5 बजे तक सारी जानकारी एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगा। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ पंकज वानखेड़े लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। पंकज, एसबीआई के प्रति सुप्रीम कोर्ट का रुख हमेशा की तरह एक बार फिर से टाइट दिखा है, डेडलाइन दे दी गई है। क्या वजह है कि एसबीआई पूरी तरह से सारी जानकारियों को साझा नहीं कर पा रहा है? जब आज सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई शुरू की इस मामले को लेकर 5 जजों की बेंच बैठी थी, जस्टिस भी उस बेंच में मौजूद थे और उन्होंने जब सुनवाई शुरू की और पूछे गए सवाल एसबीआई ने जो तमाम डिटेल्स उनको जो हलफनामे में जमा करने थे और देने थे वो क्यों नहीं दिए। एसबीआई की तरफ से साफ कहा गया कि हमें कुछ कम्युनिकेशन हुआ, हम ऑर्डर को समझ नहीं पाए और हमने जो डिटेल दिए वो हमारे पास सारी डिटेल है, हम ये डिटेल दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप इस तमाम जो डिटेल है वो हमें गुरुवार शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन को कहा है, खासतौर पर कि हलफनामा दे और पूरा डिटेल, चाहे न्यूमेरिकल नंबर हो, चाहे सीरियल नंबर अगर है तो सीरियल नंबर हो, तमाम डेटा जो है वो अब आप शाम 5 बजे गुरुवार यानी गुरुवार से शाम 5 बजे तक एसबीआई के जो पर्सन है उनको अब पूरी डिटेल हलफनामे के तौर पर देने पड़ेंगे। और कहा है साफ तौर पर जितनी भी डिटेल हो, जो भी डिटेल आपके पास हो, सारी डिटेल अब आपको कोर्ट के समक्ष हलफनामा देना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कहा है कि आप इसे सार्वजनिक करें। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण अपने इस फैसले में तमाम बातें रखी गई और क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछले कई दिनों से इस मामले की सुनवाई हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पहले एसबीआई को निर्देश दिए थे अपने डेटा शेयर करने के लिए, उसके बाद अब जो रोज जिस दिन जिन्होंने बॉन्ड खरीदा है और जिन्होंने बॉन्ड रिसीव किया है वो भी डिटेल, एक दूसरे डिटेल सीरियल नंबर के साथ, अगर न्यूमेरिकल नंबर है तो ये भी वो कोर्ट के सामने हलफनामा दे कि हमने सारे डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिए तमाम जो डेटा है वो सार्वजनिक करें। पंकज, पहले जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था एसबीआई ने तो 30 जून तक का वक्त मांगा था। एसबीआई की तरफ से कहा गया था कि जो डिटेल्स है उनको डिकोड करने में लंबा वक्त लग जाएगा, इसलिए उन्हें 30 जून तक का वक्त चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया और कहा कि 24 घंटे के अंदर आपको सारे डिटेल्स देने होंगे। फिर एसबीआई की तरफ से डिटेल्स दिए गए, लेकिन कोर्ट लगातार कह रहा है कि सारी डिटेल्स अभी भी नहीं मिल रही है। विपक्ष जो लगातार सवाल पूछ रहा है कि चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई की तरफ से सत्ता पक्ष को फेवर्स किए गए होंगे, उसका खुलासा ना हो जाए, इसके लिए एसबीआई जानबूझकर चुनाव के बाद सारे डिटेल्स देना चाहता है। तो मौजूदा दौर, मौजूदा हालात जो चल रहे हैं कोर्ट में और एसबीआई को लेकर के, क्या ये बात सही साबित हुई नजर आती है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको तमाम डिटेल्स
जो है बंद लिफाफे में देने होंगे, वो डिटेल सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई ने दी है, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक करने की थी, वो सार्वजनिक नहीं हुआ। इसके अलावा जो तमाम डिटेल्स और जो डिटेल्स न्यूमेरिकल नंबर के साथ तमाम डिटेल्स जो रिसीवर और गिवर जो दोनों है उनको उसका डिटेल जब कोर्ट ने मांगा तो एसबीआई ने जून तक का वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नहीं, आप आने वाले 24 घंटे में पूरा डिटेल्स किया, जो डिटेल आपके पास है वैसा ही डिटेल आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया और उसके बाद 15 मार्च का डेडलाइन इलेक्शन ऑफ कमीशन को दिया था और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन ऑफ कमीशन को भी को सार्वजनिक शाम 5 बजे करना था। इलेक्शन ऑफ कमीशन ने भी हलफनामा देके बताया कि हमने पूरा डिटेल अपलोड कर दिया है तो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट में, लेकिन याचिकाकर्ता ने उसको सवाल खड़ा किया और कहा कि डिटेल एक्चुअल होने चाहिए, वो डिटेल नहीं है। तो पूछा गया क्या डिटेल मिसिंग है, उसमें बताया गया कि न्यूमेरिकल नंबर जो होनी चाहिए थे, जो यूनिक न्यूमेरिकल नंबर है वो उसमें नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई दिनों पहले 2 दिन पहले सुनवाई की और जी पंकज कोर्ट ने साफ कहा कि सारे डिटेल आपको कोर्ट में पेश करने होंगे। अब साफ नजर आता है गुरुवार शाम 5 बजे पहले तक एसबीआई को तमाम डिटेल अब इलेक्शन को पंकज आपको रोकना चाहेंगे इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का बयान भी सामने आ गया है, वो भी आपको सुनवाते हैं, उसके बाद पंकज के पास दोबारा लौटेंगे और जानकारियों के लिए। ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। So today the Supreme Court heard its तो प्रशांत भूषण को आपने सुना और उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि एसबीआई की तरफ से ये दलील दी गई है कि कोर्ट के ऑर्डर्स को सुनने में उनसे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है और उन्होंने ऐसा समझा कि उनको बॉन्ड के नंबरों के डिटेल्स साझा नहीं करने हैं अपने रिपोर्ट्स में, जिसको लेकर के कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपको सारे डिटेल्स देने होंगे। पंकज, क्या एसबीआई ऐसा हो सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि बॉन्ड जिन लोगों को दिए गए हैं, बेचे गए हैं, खरीदे गए हैं, क्या चुनाव से प्रभावित हो सकते हैं और एसबीआई भी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, अब अगर कर भी रहा होगा तो अब कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम डिटेल अब एसबीआई को शेयर करने पड़ेंगे। अब ना कि एसबीआई को शेयर करने पड़ेंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी इसको सार्वजनिक तौर पर अपलोड करना पड़ेगा अपने जो वेबसाइट है उसमें। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जजमेंट आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि गुरुवार शाम 5 बजे से पहले तक आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, हलफनामा देना पड़ेगा कि हमने सारी डिटेल्स हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये साफ निर्देश एसबीआई के चेयरपर्सन को भी दिया गया है और एसबीआई को दिया गया है। और दूसरा निर्देश सबसे महत्वपूर्ण जो दिया गया है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अब इसे सार्वजनिक करेगा जैसे ही उसके पास पूरे बॉन्ड नंबर, न्यूमेरिकल नंबर्स, डिटेल्स जो है सीरियल नंबर वो जो आ जाए उसके बाद। तो कहीं ना कहीं बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं शिवानी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर एक सुनवाई करता नजर आ रहा है और तमाम डिटेल सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है। और जितने भी जो बॉन्ड जो खरीदे गए हैं उसकी डिटेल और जो बॉन्ड जिसको दिए गए हैं जिस पॉलिटिकल पार्टीज को, उसके डिटेल भी देने होंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो है साफ हो चुका है, अब कोई भी डेटा एसबीआई अपने पास नहीं रख सकता और सारे डेटा है वो इलेक्शन कमीशन को देना होगा। तो कहीं ना कहीं माफी चाहूंगा, हाँ, इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देना पड़ेगा कि हमने सारा डिटेल अब इलेक्शन कमीशन को दे दिया। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को भी साफ करना पड़ेगा कि हमारे पास तमाम डेटा आ गए हैं और हमने सार्वजनिक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक जजमेंट एक तरह से कहा जाए आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है।
बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये बड़ा फैसला लगातार लिया जा रहा है, जहां एसबीआई को बिल्कुल भी कोई भी राहत कोर्ट की तरफ से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। साफ तौर पर कोर्ट कह रही है कि आपको सारे डेटा सार्वजनिक करने होंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी अपनी वेबसाइट पर सारी डेटा को सार्वजनिक करना होगा। पंकज, एक आखिरी बात समझना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब ये डेटा वेबसाइट पर सार्वजनिक होंगे और विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई पाई जाती है तो किस तरह से लोकसभा चुनाव पर यह प्रभाव डालेगा? देखिए, आप इस तरह समझिए कि जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, कि कई आरोप लगा रहे हैं विपक्ष से कहा जा रहा है कि जिस कंपनी के थ्रू उनको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मिले हैं, चंदा मिला है, उस कंपनी के ऊपर या तो ईडी या सीबीआई के छापे चल रहे थे, उन्होंने तब ऐसा किया और उसके बाद उनको पैसे दिए गए और एक रिश्वत के तौर पे पैसे दिए। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी साफ गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा है कि जिस तरह से आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात निकल के आ रही है, उसमें आप देखिए कि 6000 करोड़ के आसपास इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 300 ज्यादा सांसद हैं, उनको 6000 करोड़ के आसपास का चंदा मिला है। लेकिन दूसरी तरफ जो 14000 करोड़ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिले हैं, जिनके एक राज्य में सरकार है, जिनके 12 सांसद हैं, उनको इतने ज्यादा चंदा मिले। बिल्कुल, तो पंकज, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एसबीआई डिटेल्स और डेटा शेयर क्यों नहीं कर रहा है, इसको लेकर के विपक्ष भी लगातार हमलावर है और निश्चित ही चूंकि सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को कोई राहत नहीं दी जा रही है, तो जब इसके डेटा सार्वजनिक होंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि इसके इर्द गिर्द राजनीति किस तरह से गर्म होती है। फिलहाल इस मुद्दे को इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए पंकज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना उनकी बताई जा रही है। तमिलसाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तेलंगाना की राज्यपाल हैं वो, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सूत्रों की माने तो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार राजनीति गर्म हो रही है और राजनीति में कई तरह की खबरों की सक्रियता हम देख रहे हैं। इसी बीच इस वक्त एक बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि तेलंगाना की राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने का आदेश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत उन्हें दी थी, यानी कि एक राहत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को एक बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को साफ तौर पर सरेंडर करने की बात कह दी है, यानी कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भले ही उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन अब सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने को कह दिया है। सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नियमित जमानत याचिका देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इससे पहले हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत जरूर दी थी, लेकिन नियमित जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। होली का त्योहार आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन बाल गोपाल श्री कृष्ण की नगरी मथुरा रंगों में सराबोर है। मथुरा में चारों ओर होली की धूम है। लड्डू मार होली मथुरा में होली मनाने की एक अनोखी परंपरा है, जिसमें लड्डुओं से होली खेली जाती है। हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा मथुरा में है, जहां चारों ओर रंग है, गुलाल है, ठिठोली है, सब कुछ रंगीन है क्योंकि होली है। आइए आपको दिखाते हैं।
होली के रंग दिखा रहे हैं आपको और साफ तौर पर जो तस्वीरें निकल रही हैं वो बेहद रोमांचक है, लेकिन सफर जो है वो पहाड़ियों से होता हुआ निकलकर राधा रानी के महल की तरफ बढ़ता हुआ निकलता है। लेकिन इन सब के बीच आज जो खासतौर पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा इधर होते रहें, साइड से चलते रहें, और साफ तौर पर जो आज लड्डू होली के रंग हैं वो आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। और इस होली के लिए दरअसल आमंत्रण जाता है यहाँ से, बरसाने से आमंत्रण जाता है नंदगांव, और नंदगांव से वो आमंत्रण वापस जब एक्सेप्टेंस में बदल जाता है यानी स्वीकार हो जाता है, तो उसी के साथ ये त्योहार शुरू हो जाता है और लड्डू होली के रूप में मनाया जाता है। यानी लड्डू से मुंह मीठा करवाया जाता है, फिर उसी के साथ ये त्योहार शुरू हो जाता है। 40 दिन तक ब्रज में होली मनाई जाती है और ब्रज की होली ही इतनी खास है और इतनी खूबसूरत होती है कि दूर दराज से लोग यहाँ चले आते हैं। विदेशों से लोग घूम करके इस होली का आनंद लेने चले आते हैं। कई परिवारों को आप देख पा रहे होंगे, कई और लोग हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये लोग इस होली को कैसे देखते हैं और कैसे मनाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बामनखेड़ा से। मथुरा से? पलवल पलवल से हैं आप लोग? आप कहाँ से? मैं बरसाना से। बरसाना से। अच्छा, मुझे आप बरसाने वालों से खास तौर पर पूछना है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं होली पर खास तौर पर हम लोगों के तरफ जो होली होती है उसमें ये नहीं होता लड्डू होली। ये लड्डू होली क्या है, आप लोगों के यहाँ मनाई जाती है? लड्डू होली एक है, जैसे हम कृष्ण भगवान के यहाँ निमंत्रण देने गए थे नंदगांव जाके, तो जो निमंत्रण स्वीकार करा गया था उसकी खुशी में ये लड्डू वगैरह, मेरा मानना तो यही है, बाकी मेरे को ज्यादा। आप भी यहाँ पर स्पेशली होली के लिए ऊपर चढ़कर आई हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ जी, ये भी पलवल पलवल तो यहाँ है जी। पलवल से कैसा महसूस हो रहा है? कैसा? अच्छा लग रहा है। जरा एक बार तस्वीरें उधर को घुमाइए और जरा ये लोग जो आ रहे हैं उनको भी दिखाइए। कहाँ से हैं आप लोग? मेरठ से। मेरठ से आए हैं होली खेलने के लिए, कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया जी, मेरी तो पहली बार आया हूँ मैं, फर्स्ट टाइम है मेरा और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, सफर आनंद में रहा है या थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ी सुविधाएं और बढ़ जानी चाहिए जिससे आसानी से लोग यहाँ पर आ सकें? हाँ जी, एक पीछे फाटक है, वहाँ पे इतना लंबा जाम लगता है, उस पे फ्लाईओवर बनवा दे या अंडरपास बनवा दे। इनको बता दूं कि मथुरा में मथुरा कॉरिडोर बनना है, जैसे अयोध्या में कॉरिडोर बना है, काशी में बना है। मैं अयोध्या से हूँ, तो खास तौर पर यहाँ की जो होली है हम अलग देखते हैं। आप लोग भी सारे मथुरा से ही हैं या कहीं और से हैं? हाँ, मैं मेरठ से। अरे इधर आओ। अच्छा, लोग कुछ लोग हैं जो बातचीत करने से थोड़ा सा घबराते हैं। होली के एक खास रंग जो आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ के संग, तो खास तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आगे की तस्वीरें भी आपसे इसी तरह से रूबरू करवाएंगे और कुछ और लोगों से समझेंगे कि आखिर होली के रंग जो हम दिखा रहे हैं आप घर बैठे देख पा रहे हैं कि टीवी 27 न्यूज़ के साथ होली के वो तमाम रंग देख पा रहे हैं और इस समय हम भी रंगे इसमें नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की धूम मची हुई है। बच्चे, बड़े, महिलाएं और बुजुर्ग हर कोई कृष्ण के रंग में भक्ति में सराबोर है। हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा मथुरा में हैं, जहां से आपको महिलाओं में किस तरह का उत्साह है और जिस हर्षोल्लास के साथ वहां पर होली मनाई जा रही है उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। तो जरा होली के रंग और बिना गानों के तो संग हो ही नहीं सकता, तो टीवी 27 न्यूज़ पर आप अब इन गानों की सौगात सुनिए, होली के रंग में डूब जाइए। होली में मेरा खोए गया बाजू बन, होली में खोए गया बाजू बन, होली में। कहाँ से आए हैं आप लोग? आगरा से। इस विशेष होली खेलने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं। जरा कुछ और गाने सुना दीजिए जो राधा रानी को आप लोग बोलना चाहते हैं या मन्नतें। उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, होली में उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, मेरी मैया टीका वाली, मेरी मैया टीका वाली, किल पे उड़े रे गुलाल कहियो मैया से, बिंदिया पे उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, मेरी राधा झुमके वाली, मेरी राधा झुमके वाली। तो देखिए साफ तौर पर होली के रंग सुना रहे हैं आपको, एक एक करके वो हर रंग, मतलब रास्ते में आप जितना चलते जाएंगे आगे को इसी तरीके से रंग और ज्यादा निखर कर आएंगे। और न केवल इतना। अच्छा, जरा कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। अरे अभी ऐसे सवाल बोलेंगे तो राधा रानी भी नहीं करवा पाएंगे, क्या बात है। मतलब लोग हैं जो साफ तौर पर अपने उत्साह को इसी तरीके से यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।
तो मथुरा किस तरह से रंगों में सराबोर है और किस तरह उत्साह और उत्सव का माहौल मथुरा में है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा वहां पर मौजूद हैं और अगली खबर भी मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां मथुरा में स्थित राधा रानी के मंदिर में होली को लेकर भक्तों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर में राधा रानी के भक्तों की भारी भीड़ है, तो वहीं हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। बाल गोपाल और राधा रानी के प्रेम को याद करते हुए लोग होली की धूम में मग्न हैं। एक बार फिर हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जो मथुरा में है और मथुरा में राधा रानी के मंदिर का नजारा कैसा है, देखिए। तस्वीरें हम आपको राधा रानी महल की दिखा रहे हैं। लाडली जी का महल है और उस विशेष जगह पर आ गए हैं जहां से बस चंद एक तरीके से कहें महलों की दूरी है और बस चंद कदमों की दूरी पर राधा रानी विराजमान है। और आज भगवान के साथ होली खेलते हुए ये पूरा आंगन आपको नजर आ रहा है। दूर से हुजूम एक बार जरा दिखाइए, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं इसकी। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये हुजूम, ये जनता का सैलाब आज उमड़ कर आया है। यही तस्वीर आज इस मंच से जा रही हो और आप अपने घरों पर देख पा रहे हैं। होली की ये खास पेशकश और इस खास पेशकश में होली के तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए गोसाई जी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? नितिन भारती। नितिन भारती जी, आज विशेष तौर पर कितने लोगों की संख्या यहाँ पर उमड़ी है? 20 लाख से ज्यादा की पब्लिक यहाँ बरसाना धाम में है। आज बरसाने में लड्डू होली है। नंदगांव के समाजी आए हैं, जो आप नंदगांव के समाजी समाज कर रहे हैं। और कल यहाँ पर लड्डू मार होली के साथ साथ लठ मार होली खेली जाएगी। और परसों ये समाज बरसाना की समाज नंदगांव में जाएगी और वहाँ ये नंदगांव वाले समाजी करेंगे। सबसे ज्यादा बड़ी होली जो देखे व्यवस्था करने की कोशिश, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो इस खेमे में आ सके और इसके लिए तमाम जो हुजूम आपको नजर आ रहा है दर्शकों का या जो कह लें भक्तों का, वो नजर आ रहा है। लोग बेहद भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और ये तस्वीर यहाँ से निकल रही है। गोसाई जी हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि कैसे खास तौर पर ये होली खास तौर पर आज यहाँ बरसाना में मनाई जाती है, नंदगांव में मनाई जाती है, मथुरा में मनाई जाती है और आपके घरों में भी इसी होली की धूम हम देख पा रहे हैं। तो मथुरा में होली का उत्सव किस तरह से छाया हुआ है हमने आपको दिखाया। और अब खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने केजरीवाल को समन भेजे जाने पर कहा है कि यह समन राजनीति से प्रेरित है। ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के दबाव के कारण समन भेजा है। अदालत को तय करने दिया जाए कि यह अवैध है या नहीं। जिस तरह से ईडी और सीबीआई के पीछे छुप करके राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाह रही है, मुझे लगता है कि उसे अब बंद कर देना चाहिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जनता के बीच में फैसला होगा इसका। जहां तक समन की बात है, ये पहले दिन से सबको पता है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी का समन है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी सीबीआई समन भेजती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर ना पहुंचने पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके मन में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि उनको कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के एक मामले के तहत उनको ईडी ने सम्मन दिया और वो जानबूझकर उसको ईडी के सम्मन को इवेट कर गए और हाजिर नहीं हो रहे। ये दिखाता है कि वो उनको कोई सम्मान नहीं है कानून के प्रति। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल उसको इलीगल करार दे रहे हैं। लीगल है या इलीगल है, इसका फैसला अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के मामले के तहत उनको शायद बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने बुलाया था। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अगर आपने कुछ नहीं किया तो ईडी के सामने प्रस्तुत हुई उनका जवाब दीजिए। लेकिन अफसोस हर बार की तरह आपको बेचारा पॉलिटिक्स खेलनी है। आपको दिखाना है कि मेरे साथ मैं तो बेचारा हूं जी और मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। वेंडेटा पॉलिटिक्स होती तो माननीय न्यायालय एक दिल्ली एक्साइज मामले के तहत मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर जो आपके खासम खास हैं उनको बेल रिजेक्ट ना किया होता। 1 साल से वो जेल में है, इसीलिए
भागिए मत। दिल्ली जल बोर्ड के जो मामला है उसके सवालों के जवाब। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।